तो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आइए देखते हैं चैप्टर। ये आपका फर्स्ट पेज है एंड in total there are 10 chapters that we have to read. So our first chapter is evolution of computers. इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर का विकास, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। यानी कि पहले कंप्यूटर कैसा था, उसके बाद कैसे कैसे कर करके आज प्रेजेंट जो कंप्यूटर है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, उसके पूरे विकास की कहानी हम पढ़ेंगे। Computers are used in almost all the places nowadays. Over the years, computers have gone through many changes in their size, speed, appearance, and technologies. A computer is a device that can do calculations in a very fast and accurate manner. Let us learn about the history of calculating devices. आज के दौर में कंप्यूटर कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे नहीं पाया जाता, हर जगह कंप्यूटर है। और पिछले काफ़ी सालों में कंप्यूटर में बहुत चेंजेस हुआ है। भले ही यदि हम उसका साइज़ की बात करें तो पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर आते थे, अब एकदम छोटे हो गए हैं। पहले बहुत स्लो रहता था, आज स्पीड उसका बहुत फास्ट हो गया है। पहले देखने में बहुत बड़े भी लगते थे, वो देखने में बिल्कुल अलग लगते थे, लेकिन आज का जो कंप्यूटर है धीरे धीरे करके उसका अपीयरेंस भी बदल रहा है। और हाँ, पहले के टेक्नोलॉजी में और आज के टेक्नोलॉजी में भी बहुत फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन डू कैलकुलेशंस इन अ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट मैनर। तो कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है, डिवाइस मतलब यंत्र, ठीक है, जो कि किसी भी कैलकुलेशंस को बहुत तेजी से और बहुत एक्यूरेट करता है बिना किसी गलती के, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो आज इसी के इतिहास को हम जानेंगे, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस के इतिहास को हम जानेंगे। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड फिंगर्स, स्टोन्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशंस। यानी कि पुराने समय में, पुराने दौर में, पुराने समय की बात बताई जा रही है कि उस समय कंप्यूटर नहीं होता था। उस जमाने में लोग उंगलियों पे, पत्थरों से, हड्डियों से कैलकुलेशंस किया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के लेटर द चाइनीज डेवलप द एबाकास विच हेल्प्ड इन काउंटिंग लार्ज नंबर्स। बाद में जाके चाइनीज इन लोगों ने एक मशीन निकाला, एबाकास। इसे मशीन नहीं, इसे डिवाइस कहिए, ठीक है, यंत्र। ये एबाकास है, ये निकाला। ये कैसा होता था? एक वुडन फ्रेम का था, ठीक है, यानी कि लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें रॉड का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए लकड़ी का फ्रेम है, इसमें रॉड्स दिए गए हैं और खास संख्या में बीड्स दिए जाते थे, ठीक है, बीड्स दिए जाते थे और इनके माध्यम से कैलकुलेशन किया जाता था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है एबाकास जो है पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। और उस दौर में इसको जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते थे ताकि कितना उन्होंने सामान बेच दिया, कितना उन्होंने सामान खरीदा, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे इसके माध्यम से कैलकुलेट करते थे। और साथ में इट वॉज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे एडिशन यानी कि जोड़ घटाओ, फिर क्या कहते हैं, जोड़ घटाओ, गुणा, भाग, ये सब जो कैलकुलेशन है बेसिक, ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में एबाकास के माध्यम से होता था। ये है एबाकास, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट्स लीड टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स फॉर कैलकुलेशंस। लेकिन वहाँ से जाकर के धीरे धीरे करके और भी इन्वेंशंस होता गया और अलग अलग कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मशीनें निकाली गई, ठीक है। और एक बात बता रहा हूँ, अब आप कहेंगे कि एबाकास का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आया। तो एबाकास जो है कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एबैक्स। उसका मतलब होता है फ्लैट सर्फेस, यानी कि समतल सतह, ठीक है, ये होता है। अब जब कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में हम जान ही रहे हैं तो 1617 में यानी कि 1617 में जॉन नेपियर नाम के एक व्यक्ति ने नेपियर बोन्स नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया, या फिर कह सकते हैं कि इन्वेंट किया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स मेड अप ऑफ बोन्स। इसमें क्या होता था कि एक रेक्टेंगुलर रॉड होता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर रॉड होता था यानी कि आयताकार रॉड, और वो जो बना होता था हड्डियों से। फिर इवोरी, इवोरी होता है ये हाथी दांत,
इससे लकड़ी और मेटल के माध्यम से इसको बनाया जाता था, ठीक है। दीज रेक्टेंगुलर रॉड्स हैड नंबर्स रिटन ऑन देम, उसमें क्या होता था कि नंबर्स लिखे होते थे, ठीक है। और नेपियर्स बोन वॉज मेनली यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसको एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ से शुरुआत हो गई, मतलब एबाकास से तो शुरुआत हुई, उसके बाद ये निकला। इसके बाद जाकर के 1642 में ब्लेज पास्कल ने पेस्केलिन कैलकुलेटर निकाल दिया। ये कैसा होता था, ये देख सकते हैं कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था और इसमें कुछ व्हील्स बने रहते थे, ठीक है, और इसमें नंबर डिस्प्ले होता था, ठीक है। इसे घुमा करके अकाउंटिंग किया जाता था, अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और जो शुरुआती दौर था उसमें सिर्फ 5 डिजिट नंबर को ही ये कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन बाद में जो इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और इसके जो आने वाले जो लेटर वर्जन आए वो 6 to 8 डिजिट को इजिली हैंडल टैकल कर सकता था। इसके बाद जाकर के 1822 में चार्ल्स बेबेज, ये नाम ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 1822 में एक मशीन बनाया डिफरेंस इंजन नाम का, वो चित्र में यहां दिखाया गया है, ठीक है। इट वॉज डिजाइन टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है बहुत आसानी से ये ऑटोमेटिकली कर देगा। मतलब इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसे कहा गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो सबसे पहला जो कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेटर निकला वो यही था, ठीक है, डिफरेंस इंजन, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली कर देता था। अब जाके आता है एनालिटिकल इंजन, ये भी 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक है। इट वॉज अ न्यू काइंड ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो था एक बिल्कुल अलग किस्म का मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल मतलब उसमें यंत्र पुर्जे वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी कर सकता था, बहुत मतलब डिफिकल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड जो भी कैलकुलेशंस होते थे वो कर सकता था, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी शामिल है, ठीक है। और द बेसिक पार्ट्स ऑफ द एनालिटिकल इंजन रिजेंबल्स द कंपोनेंट ऑफ ए सिंपल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आज जो एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसमें जो बेसिक पार्ट्स होते हैं तो इसके भी बेसिक पार्ट्स उसी की तरह लगते थे, ठीक है। और उसमें 5 यूनिट थे, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। इनपुट आउटपुट तो होता ही है, स्टोर यानी कि मेमोरी हो गया, कंट्रोल जो कंट्रोल करता है, मिल जो हो गया प्रोसेसर हो गया, ठीक है, इसको याद रखिए, मिल प्रोसेसर के तौर पे यूज होता था। अब आइए देखते हैं फैक्ट बॉक्स में क्या कह रहा है। चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स आफ्टर हिज इन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा, क्योंकि द मिल वॉज सिमिलर टू अ मॉडर्न कंप्यूटर सीपीयू। ये जो मिल की हमने बात की है, ये क्या है कि आज का जो सीपीयू है उसी की तरह था ये मिल, ठीक है, क्योंकि वहीं से जाकर के धीरे धीरे करके उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और आज का कंप्यूटर का सीपीयू तैयार हुआ है, ठीक है। इसी कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ये जो मिल जो था, इट एग्जीक्यूटेड द ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टोर विच वी वुड कंसिडर मेमोरी। ये करता क्या था, ये क्या करता था कि जो मेमोरी में जो भी वैल्यूज होते थे उनको रिट्रीव करता था, निकालता था, और इट एग्जीक्यूटेड द ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर देता था। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, और ये वर्ल्ड का सबसे पहला एक जनरल पर्पस का जो कंप्यूटर होता था इसको माना गया था, एनालिटिकल इंजन को, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब जाकर के कंप्यूटर के जनरेशन पे आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी पे, क्योंकि कंप्यूटर के बनने की तो शुरुआत हो गई, लेकिन जो पहला जो जनरेशन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बता दूं कि द कंप्यूटर हैज इवॉल्व फ्रॉम अ लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू ए स्मॉलर बट मच मोर पावरफुल मशीन। यानी कि शुरू में क्या होता था कि जो कंप्यूटर जब निकला तो बहुत बड़ा होता था, उसका साइज बहुत बड़ा होता था, ठीक है, कैलकुलेटिंग मशीन, लेकिन धीरे धीरे करके वो छोटा हो गया और पावरफुल होता चला गया। और कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशंस। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि हर जनरेशन में अलग टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। तो आइए टेक्नोलॉजी वाइज इसके जनरेशन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह दौर था 1940 से लेकर के 1958, ये क्या होगा 58 है ना, 58, ठीक है, यानी कि 1940 से 1958, यानी कि 1940 से 1958 के दौरान फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया। इसमें था क्या
ये कंप्यूटर मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, ये देखिए ENIAC, ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, ये देखिए ये है वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और इसमें जैसे आज के कंप्यूटर में हमें कुछ इनपुट करना है तो हम कीबोर्ड से करते हैं, आउटपुट लेना है तो हमको प्रिंटर और ये मॉनिटर के माध्यम से मिलता है, लेकिन उस समय पंच कार्ड जो था वो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। और दे कैलकुलेटेड डाटा इन मिली सेकेंड, ये मतलब मिली सेकेंड में डाटा कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा होता था, ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है बहुत कम होता था। अब आप कहेंगे स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, आपके पास जाहिर सी बात है मोबाइल होगी, मोबाइल में अभी स्टोरेज कैपेसिटी कितना आता है, या तो 32 GB होगा या 64 होगा या 128 GB नॉर्मली यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज की बात छोड़ दीजिए, पहले के हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी तो न के बराबर था, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो चुकी थी। ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, दे वर स्लो इन स्पीड, बहुत स्पीड इसका कम था। दे कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा करंट ये कंज्यूम करता था, ठीक है। तो उस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो निकला उसके दो एग्जाम्पल है, ENIAC और UNIVAC, यानी कि दो मॉडल निकाले गए थे, एक ENIAC था और दूसरा UNIVAC था। अब ENIAC ये है, देख लीजिए, पूरा एक रूम था, उसमें सर्किट्स वगैरह लगाए थे, मैकेनिकल कुछ मशीनरी वगैरह लगाया गया था। और ये जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ENIAC मॉडल था, ठीक है। ENIAC यानी क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसको 1946 में जे एकर्ट और जे मोचले, इन दोनों ने मिल करके डेवलप किया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं UNIVAC, दो मॉडल निकाला था, ENIAC हमने देख लिया। अब UNIVAC क्या था, UNIVAC जो था ये 1946 में तो ये पहला आया, अब 1951 तक UNIVAC आ गया, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे भी इन दोनों ने ही मिलकर के 1951 में डेवलप किया था, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये सब जो थे जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ तक आते आते थोड़ा सा छोटा हुआ है ना। और इसमें 5700 वैक्यूम ट्यूब्स थे, यानी कि ये वाला है, ये वैक्यूम ट्यूब है, 5700 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल इसमें किया गया था। अब आकर के देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1959 से 1963 तक, यानी कि 1959 से 1963 के बीच में जो भी कंप्यूटर डेवलप हुआ है उनको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो थे फर्स्ट जनरेशन से इनका साइज छोटा था, ठीक है। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल बंद हो गया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ गया, ये है ट्रांजिस्टर, देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन वाले में पंच कार्ड यूज किया जाता था इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, लेकिन इसमें पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप भी यूज होने लगा इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होते जा रहा था, थोड़ा थोड़ा सुधार होते जा रहा था। और इसके बाद दे वर फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट थे, थोड़े सस्ते थे और ज़्यादा एफिशिएंट थे, मतलब ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि दे कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकंड, वो मिली सेकंड में करते थे, ये और इनका स्पीड बढ़ गया, ये माइक्रो सेकंड में किसी भी डाटा को कैलकुलेट कर देते थे। दे वर कॉस्टली एंड कुड बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली थे और इन्हें किसी खास पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता था। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, IBM 1401, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ मॉडल निकाले गए थे, जिसमें से 3 मॉडल यहाँ दिया गया है। जैसे अभी आप मोबाइल यदि खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है मोबाइल का अलग अलग मॉडल आता है ना, कि ये पोको का X2 है, ये एप्पल का आईफोन है, ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है या नोट 10 है ना। उसी तरीके से उस दौर में अलग अलग मॉडल निकाले गए थे। तो एक मॉडल था IBM 1401, दूसरा था RCA 501, तीसरा था हनीवेल 200, ठीक है। तो IBM 1401 ये है, RCA 501 ये है। आप यहाँ से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कैसा होगा। इसके बाद 1964 का दौर आया और 1964 से लेकर 1917 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने इनको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ये जो आईसी जो था, आईसी कह रहा हूँ, जो ट्रांजिस्टर जो था वो हट गया और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, यानी कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, इन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसके अंदर में हजारों की संख्या में ये ट्रांजिस्टर को लगाया जा सकता था, फिट किया जा सकता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ गई, उसका स्पीड बढ़ गया, उसका एक्यूरेसी बढ़ गया और वो जो बल्क था उसका साइज और छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा स्मॉलर हो गया, ज़्यादा फास्टर हो गया, ज़्यादा चीपर हो गया और मोर एफिशिएंट हो गया। ठीक है, और इस दौरान तक यानी कि थर्ड जनरेशन तक जो इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी कि इनपुट के लिए जिस तरीके से आज हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो थर्ड जनरेशन से कीबोर्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया और आउटपुट के लिए मॉनिटर यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 3 मॉडल निकाले गए थे, IBM 360, एप्पल 1 और ICL 1900। IBM एक बहुत जानी मानी कंपनी है, आज भी ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकालती है। उन्होंने शुरुआत किया था IBM 360 निकाल करके, मॉडल ये है। एप्पल जो कि जानी मानी कंपनी है, आईफोन और मैकबुक उन्हीं का दिया हुआ है, तो एप्पल ने एप्पल 1 नाम से एक कंप्यूटर निकाला थर्ड जनरेशन का, वो ये था। और ICL 1900 एक और मॉडल निकाला गया था किसी और कंपनी के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ये 3 मॉडल थे। इसके बाद 1971 का दौर आया और 1971 के दौर में जो कंप्यूटर विकसित हुए उन्हें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माना गया। ठीक है, यानी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। ये जो थे बाकी से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। ये है माइक्रो प्रोसेसर। अब इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि इसमें जो आईसी जो पहले लगता था, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये हजारों हजार की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर में लगाना संभव हो गया। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि माइक्रो प्रोसेसर में उतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इसमें लगाया जाने लगा। तो माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई। अब माइक्रो प्रोसेसर्स आर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच कंटेन मैनी आईसीज ऑन ए सिंगल चिप, यानी कि एक छोटे से चिप पे बहुत बड़ी संख्या में आईसी को लगाना उस दौरान संभव हो गया। दे यूज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड सो ऑन ऑफ डाटा एंड मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड सो ऑन फॉर इट्स आउटपुट। तो इस तरीके से कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर का भी आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल हो गया और इनका इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो गया, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का। ठीक है, दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दे आर मच स्मॉलर, फास्टर एंड द चीपेस्ट अमंग ऑल द जनरेशन। मतलब जो पिछले जनरेशन से ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, फास्टर थे और सस्ते थे। इसमें 3 मॉडल निकाला गया। एक IBM ने निकाला, IBM PC। एप्पल जो कि जानी मानी कंपनी है, उसने एप्पल मैकिंटोश निकाला। और HP जो कि जानी मानी कंपनी है, उसने HP 9000 निकाला। ठीक है, एप्पल मैकिंटोश का मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि आज के कंप्यूटर से लगभग मिलता जुलता है, यानी कि 1971 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब हालांकि ये मैं बताना चाहूँगा कि उस दौर के जो कंप्यूटर थे इतने पावरफुल नहीं थे, जो कि आज से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उस दौरान ये एक बहुत ही अद्भुत मशीन माने जाते थे। ठीक है, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज डेवलप्ड बाय in the 1950s by जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नोयस। रॉबर्ट नोयस ने 1950 में और जैक किल्बे ने, ये दोनों ने मिलकर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप निकाला था। यानी कि पुराने दौर के यदि आप टेलीविज़न सेट में देखें या फिर बाकी चीज़ों में देखें तो आईसी का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता था। ठीक है, अब आते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि 4th जनरेशन कंप्यूटर तो आज भी चल रहा है, लेकिन 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या है इसे समझ लीजिए। द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अब मैं एक बात बता दूं, उस समय माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई और आज तक कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का ही इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर असली में होता कैसा है।
ये देखिए, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर में दिखा रहा हूँ। इंटेल और AMD दो ऐसी कंपनियां हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन। तो हमने देख लिया, फोर्थ जनरेशन आज तक चल रहा है इसलिए कि माइक्रो प्रोसेसर ही काम में अभी भी हम ले रहे हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का ही अभी इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये क्या है? द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी तक डेवलपमेंट में, मतलब उस पर बहुत मेहनत किया जा रहा है उसको बनाने के लिए। दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज। और उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो आने वाले हैं उनमें ये सारी खासियत होगी। अब क्या क्या खासियत होगी वो देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जिस पे काम चल रहा है, वर्षों से इस पे काम चल रहा है, इसमें जो है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें रहेगा, यानी कि वो मशीन इंसान की तरह सोच सकेगा, इंसान की तरह काम कर सकेगा, इंसान की तरह बात समझ सकेगा, वो डिसीजन अपना खुद लेगा और किसी भी भाषा को आसानी से समझ के उसका ट्रांसलेशन कर देगा। उस तरह पे काम चल रहा है। इसके बाद उसकी खासियत क्या होगी? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, यानी किसी को भी फोटो को देख के पहचान जाएगा कि ये फोटो किसका है, आवाज को सुनकर पहचान जाएगा कि किसका। आप समझ सकते हैं कि मतलब किस लेवल का काम चल रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए। एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, जैसे डिसीजन मेकिंग। अब मान लीजिए कि मुझे कोई डिसीजन लेना है, मैं बहुत चीज़ सोचता हूँ, कंप्यूटर नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर होगा वो डिसीजन लेगा। सोचने वाली बात है। उसका तो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होता है कि जैसे मैंने कोई पजल दे दिया, अब उसको सोच करके वो बता सकता है कि भाई इसका सही जवाब, मतलब लॉजिकली वो सोचेगा। जैसे अभी तो क्या है कि हम एक प्रोग्राम उसमें एक एल्गोरिथम सेट कर देते हैं कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, वो हमने दे दिया, वो करता है। लेकिन अब उसमें लॉजिकली वो सोचेगा, वो एबिलिटी उसमें डेवलप की जा रही है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। तो आइए एक बार देख लेते हैं। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द जनरेशन। तो इसको आप देख सकते हैं कि 1940 से 58 तक क्या था, ये सारा चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन तक में क्या है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और बता दूं कि फिफ्थ जनरेशन जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है और यही आने वाले समय का भविष्य है। जैसे जो टच स्क्रीन है, फिर हम मोबाइल में देख रहे हैं कि वॉइस को पकड़ रहा है, आपने देखा होगा। फिर मोबाइल जो है वो फोटो वगैरह को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे कि मोबाइल में आपने ये भी चीज़ देखा होगा, मोबाइल क्या है, वो तो कंप्यूटर ही तो है। यदि वो हमारे फेस को पहचान करके मोबाइल को लॉक करता है, मोबाइल को अनलॉक करता है, तो मतलब हम फिफ्थ जनरेशन में कदम रख चुके हैं। लेकिन अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है और रात दिन इस पर काम चल रहा है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। अब क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेते हैं। टू विच जनरेशन डज द ENIAC बिलोंग? फर्स्ट, द एबाकस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? पंच कार्ड। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ और भी बचा हुआ है। ओके, कंप्यूटर कितने तरह का होता है उस पे हम बात करेंगे। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है उसके परफॉर्मेंस और कैपेसिटी के आधार पे। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये जो होता है इसका स्पीड जबरदस्त होता है। सुपर कंप्यूटर हैव द बेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। सबसे महंगा आता है लेकिन बेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड इसका होता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो मैंने कहा था रिमोट सेंसिंग, फिर वेदर फोरकास्टिंग, एरोप्लेन के डिजाइंस वगैरह बनाना, सारा सुपर कंप्यूटर ही तो करता है। कि उसमें एक्सट्रीम कैलकुलेशंस चाहिए, एक्सट्रीम एक्यूरेसी चाहिए, जो कुछ सुपर कंप्यूटर ही कर पाता है।
दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। देखिए मैंने बताया ना, मौसम को की जानकारी सुपर कंप्यूटर देता है क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च सुपर कंप्यूटर करता है। अर्थक्वेक का स्टडी जो है वो सुपर कंप्यूटर करता है, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। और स्पेस वगैरह का रिसर्च वो सारा सुपर कंप्यूटर करता है। तभी तो हम यहाँ से लेके एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन कर देते हैं कि ये इसकी दूरी इतनी, इसकी दूरी इतनी, और बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेटेड जो भी टास्क कैलकुलेशन हम सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। अब एग्जाम्पल, परम और पृथ्वी, ये दोनों सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। यानी कि परम एक सुपर कंप्यूटर है, पृथ्वी भी एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, 1990 में परम 8000 को डेवलप किया गया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन ऑल्सो प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। दे कैन बी यूज्ड बाय मोर देन 100 यूजर्स एट अ टाइम। एग्जाम्पल IBM Z सीरीज। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत फास्ट होते हैं, हालांकि ये सुपर कंप्यूटर जितना फास्ट नहीं है, उनसे कम है, लेकिन बहुत फास्ट होते हैं और ये भी काफ़ी महंगे आते हैं। और इस पे एक साथ 100 से ज़्यादा व्यक्ति बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? आर लेस एडवांस एज कम्पेयर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स। मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि ये मेन फ्रेम के मुकाबले कम एडवांस है और इसमें जो स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी भी इससे कम होता है। ठीक है, और एक सस्ते भी होते हैं इसके मुकाबले, मेन फ्रेम के मुकाबले में सस्ते होते हैं और इसका इस्तेमाल छोटे बिजनेस वगैरह और कंपनियां करती है। ठीक है, PDP-2 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये मिनी कंप्यूटर ये है। ठीक है, यहाँ बताया गया है। अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव। छोटे साइज के होते हैं और कम खर्चीले होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर एज दे आर डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी कुल मिला के माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे घरों में होते हैं, हमारे स्कूल में होते हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं और हर जगह होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर है। जो लैपटॉप होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट हो गया, पामटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सारे माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, इनको कौन डेवलप करता है? डेल, एप्पल, HP, IBM, ये सारी कंपनियां हैं जो कि इसको डेवलप कर रही है, इनको बनाती है, इनको मैन्युफैक्चर करती है। और इनका काम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का काम क्या है? इंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑफिस वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा यहीं समाप्त हो गया। और हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे बात करें तो मैच द कॉलम्स। IBM Z सीरीज क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर है। डेल माइक्रो कंप्यूटर है। PDP-2 मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर की विशेषता की बहुत एक्यूरेट है, मतलब गलती करता ही नहीं है, असंभव। स्पीड, ये बहुत फास्ट है। डिलीजेंस, इट डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड लाइक ह्यूमंस। हमारी तरह ये बोर नहीं होता है, थकता नहीं है, ये घंटों काम कर सकता है एक ही काम को। ठीक है, हाई स्टोरेज, इसमें स्टोर हम बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जो डालना है डालते जाइए। ठीक है, हज़ारों मूवीज़ आप डाल दीजिए और हज़ारों गाने डाल दीजिए, जो कुछ भी डाल दीजिए, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है कंप्यूटर की। Versatility, it can perform different tasks, so it is used at different places for different kind of work। मतलब आज कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, टाइपिंग का काम कर सकता है। फिर मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो रिसर्च भी कर सकता है और इसके अलावा दुकान में जाएंगे तो रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकता है। यदि ऑफिस वगैरह में रख दिया है तो ऑफिस का टाइपिंग वर्क को कर सकता है। स्कूल में रख दिया जाए तो स्कूल में क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने से लेकर बच्चों को वर्चुअली ट्यूटर की तरह पढ़ा सकता है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं। ठीक है, इसके बाद मल्टीटास्किंग, यानी कि एक बार में बहुत सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का लिमिटेशन भी है। ठीक है, वो लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन बट रिक्वायर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अपने मर्जी से कुछ नहीं करता है, इसको हमें इंस्ट्रक्शन बताना होगा। इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप इट हैज़ टू परफॉर्म। उसे एक एक स्टेप बताना पड़ता तभी करता है। और इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। अब वो डिसीजन अपने खुद नहीं ले सकता, वो कंप्यूटर का लिमिटेशन है। लेकिन 5th जनरेशन कंप्यूटर पे काम चल रहा है, काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं।
आने वाला 5th जनरेशन कंप्यूटर ये लिमिटेशन को हटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिकैप कॉर्नर में जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसे आप देख लीजिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब आइए हम एक्सरसाइज कॉर्नर पे बात करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? एबाकस। इनटू हाउ मेनी जनरेशंस आर कंप्यूटर क्लासिफाइड? 5. 4th generation computers are microprocessors. Desktop computers, laptop, palm top and tablets are categories of microcomputer. Now true false. The analytical engine consists of only 2 units, input and mill. False. 2nd generation computer use transistor. True. 5th generation computer use integrated circuit. False. Mini computers are more expensive than supercomputer. False. A computer can take decisions on its own. False. The first calculating device, abacus. The first automatic calculating device, difference engine. The first electronic computer, ENIAC. The first commercially available computer, UNIVAC. India's first supercomputer, Param 8000. Answer these questions. अब 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड fingers, stones and bones for calculations. Later the Chinese developed the abacus, which helped in counting large numbers. Further developments lead to the invention of different machines including Napier's bones, Pascaline calculator, difference engine, analytical engine, etc. Write the full form of ENIAC and UNIVAC. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. UNIVAC, Universal Automatic Computer. What are the characteristics of second generation computers? The characteristics of second generation computers are as follows. A. Smaller in size than the first generation computers. Transistors were used instead of vacuum tubes. C. Faster, cheaper and more efficient than the first generation computers. Number 4. Name the devices used for input and output processes in fourth generation computer. Input, keyboard, mouse, scanner. Output, monitor, speaker, printer. 5. Question 5. Write 2 examples and uses of supercomputers. Supercomputers are used for weather forecasting, nuclear energy research, earthquake studies, space research and so on. Example, Param and Prithvi. Write short notes on the following. Abacus. Abacus was the first calculating device which is used to perform basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. B. Artificial intelligence. The ability of a computer or computer controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings. Microcomputers. It is an electronic device with a microprocessor as its central processing unit, that is CPU. It is smaller in size and less expensive and also known as personal computer. तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं और इसके बाद डिस्कस बचता है, लैब एक्टिविटीज़ बचता है, जिससे कि आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।